नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से रह रहे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात एक बार फिर बागेश्वर उपचुनाव को लेकर ही करेंगे, लेकिन यहाँ क्या कांग्रेस की रणनीति है और क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, उन पहलुओं पर थोड़ा हम ध्यान डालेंगे। सवाल दरअसल ये है कि उत्तराखंड की राजनीति किस दिशा की तरफ जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हमेशा होता रहा है। कुछ छोटे छोटे दल आने की कोशिश करते हैं। हालांकि उत्तराखंड का क्रांति दल शुरुआत में कुछ अच्छी स्थिति में था, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन 7 सीटें पहले चुनाव में वो जीत कर आए थे। लेकिन उसके बाद उनकी संख्या कम होती चली गई और अब वो विधानसभा में शून्य है। लेकिन 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में दस्तक देने की कोशिश की, मगर उसका भी हाल वही हुआ जो दूसरे दलों का होता है, क्योंकि नेता वहां थे नहीं। और जो परिस्थितियां आज की हैं, कांग्रेस अब जिस दिशा में जा रही है, आम आदमी पार्टी के एक पिछले उम्मीदवार को अपने साथ जोड़कर कांग्रेस ने क्या बहुत अच्छा कदम उठाया है। क्या रणनीतिक लिहाज से ये माने कि कांग्रेस मजबूती की तरफ बढ़ रही है, या फिर इसे कांग्रेस की जो रणनीति है उसकी कंगाली कहें। क्योंकि कांग्रेस के पास अगर बेस है, उसका वर्कर है, उसके कार्यकर्ता हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी से एक पिछला जो उम्मीदवार रहा है उसको लाने की जरूरत क्या महसूस हुई, या उसके सहारे कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है, या फिर कांग्रेस ये बताना चाहती है कि बीजेपी ने अगर हमारा पिछला उम्मीदवार तोड़ा तो देखिए हम आम आदमी पार्टी का ले आए। लेकिन आम आदमी पार्टी का अस्तित्व क्या है उत्तराखंड में, कांग्रेस की स्थितियां क्या हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में इसका संकेत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भीतर क्या जाएगा। कम से कम वो कार्यकर्ता जो बरसों से झंडे हैं, डंडे हैं, वो उठाते हैं और पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं इस उम्मीद में कि कांग्रेस आगे बढ़ेगी या कभी मौका मिलेगा तो वो भी आगे जाएंगे और जनता की सेवा कर पाएंगे। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में शायद कांग्रेस की रणनीति उतनी मजबूत नहीं बन पाई जिस तरीके से कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है। और भविष्य के लिए अगर ये देखें तो कांग्रेस के लिए खतरनाक संकेत हैं और वक्त रहते यहाँ स्थितियाँ सुधारनी होंगी। शायद अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को ही आगे लाना होगा, न कि किसी आयातित नेता पर भरोसा करना होगा। अब टिकट किसे देंगे किसे नहीं देंगे ये अलग पहलू है, लेकिन चर्चा तो यही है कि शायद बसंत कुमार पर ही दांव लगाएं। अब किस पर लगाएंगे ये कांग्रेस की रणनीति पर निर्भर करता है। कांग्रेस को जो देहरादून में बैठे रणनीतिकार हैं उन पर निर्भर करता है, क्योंकि वो जो दिल्ली भेजेंगे, दिल्ली से वही नाम एक फाइनल होगा जिसका सबसे मजबूत रिकमेंडेशन होगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, वहां भी अभी जब सत्ता है तो सत्ता में रहते हुए बीजेपी खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर महसूस कर रही है। लेकिन अगर यहाँ भी दूसरी पार्टी से लाए हुए नेताओं के भरोसे सब कुछ चल रहा है, या दूसरी पार्टी के नेता तोड़कर बीजेपी ये समझ रही है कि उनकी ताकत बढ़ रही है, तो ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। क्योंकि बीजेपी में भी कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं। बीजेपी में भी ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता मेहनत नहीं करते, कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। और अगर इसी तरीके की स्थितियां बनी रही, धीरे धीरे बाहर से नेता आते रहे, उनको तवज्जो मिलती रही, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नेग्लेक्ट करती रही, नकारती रही, उनकी मेहनत पर पर्दा डालती रही, तो शायद बीजेपी में भी वही स्थितियां होने में देर नहीं लगेंगी जो अभी कांग्रेस में है। 2016 के बाद से जिस तरीके से घटनाक्रम बदला, बीजेपी में आक्रोश तो है, लेकिन अभी क्योंकि बीजेपी का दिल्ली वाला नेतृत्व मजबूत है, तो इसीलिए पार्टी के भीतर कोई बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाता। अब सवाल ये है कि बीजेपी और कांग्रेस इस तरीके की रणनीतियों से बाहर कैसे आएंगे और सिर्फ चुनाव जीतने वाली ये जो परंपरा है उसको कैसे खत्म करेंगे।